नमस्कार विद्यार्थी, उत्कृष्ट सिंह क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। मैं शैलेंद्र सिंह सिरवार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं संजीवनी सीरीज में DSSB से संबंधित कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि ना केवल DSSB के लिए लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम जस्ट आपके सामने बैठा हुआ है वो है नॉरसेट। तो इस बार नॉरसेट को क्लियर करें पूरी तरीके से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, बिकॉज आपको एक ही बात याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, कंटिन्यूअसली बनाए रखें। मतलब कछुए की चाल से रेगुलरली बने रहना है, कंटिन्यूअसली कछुए की चाल से रेगुलरली बना रहना है। नहीं खरगोश की चाल के तरीके से एक दिन में आप लोगों ने 14 घंटे 15 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद में 5 दिन के लिए अंडर डिप्रेशन में चले गए, फिर छठे दिन फिर जोश आया, फिर 18 घंटे पढ़ लिए, फिर 7 दिन तक कुछ पता नहीं है। ये कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतर आप लोगों को एक रेगुलर टाइम पीरियड पे पढ़ाई करते रहनी है। और अगर मैं बात करूं कि अगर 15 दिन बाद में आपका एग्जाम है, 20 दिन बाद में एग्जाम है, तो इस समय आपकी सिटिंग पावर होनी चाहिए 10 से 12 घंटे के करीब। जो बोलते हैं 15 घंटे 16 घंटे, तो मैं आपसे कहता हूं 10 घंटे के बाद में मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप लोगों का करता हो तो आप जरूर आगे बढ़ाएं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 8 to 10 आवर्स करीब मैंने पढ़ाई करी है और 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करी है, कंटिन्यू पढ़ाई करी है, और उसके अंदर मेरा माइंड उसके बाद में ब्लंड हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो एक हार्ड सिटिंग लगाएं, बड़ी सिटिंग लगाएं और एक जरूर लगाएं, क्योंकि इस समय आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोर टू मोर कवर करना है कंसेप्टों को। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अब क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है क्लास के अंदर, अभिवादन है, नमस्कार है बच्चों, सत श्री अकाल है, वेरी गुड मॉर्निंग है सभी बच्चों का। क्लासेस के अंदर ज्वाइन करें, लाइक का बटन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास आप लोगों के द्वारा चलाई जाती है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है। अब in 25-year female present with the repeated vomiting and the several episode of low grade fever। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखेंगे एक बार आप लोग। यहां पर पूछा गया है 25 ईयर की फीमेल है, पहली बात तो ये प्रेजेंट विद रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है, उसको बार बार क्या हो रही है, उसको वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है। संग में क्या हो रहा है, लो ग्रेड फीवर हो रहा है। अरे भाई लो ग्रेड फीवर हो रहा है, सबसे पहले तो बच्चों में आपको यहां पर क्लास में लो ग्रेड फीवर हो रहा है और ऑन एग्जामिनेशन शी वाज इक्टेरिक्स एंड द हेड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। कहां पर पेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। शी आल्सो गिव्स द हिस्ट्री ऑफ द रिसेंट रिटर्निंग फ्रॉम द एरिया वेयर शी हैड पुअर हाइजेनिक एंड सैनिटरी कंडीशन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। फटाफट से कंसेप्ट को देख करके, सोच करके, समझ करके आंसर को दें। यहां पर फटाफट से आप लोगों को आंसर देना, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। फटाफट से पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट आंसर को पुट कर दीजिए। देखिए यहां पर आप लोगों का जो आंसर है बिल्कुल नियर बाय करेक्ट है। आपको कुछ बातों को याद रखना है और वो क्या है, क्वेश्चन को पकड़ना सीखें। इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो 25 ईयर की फीमेल है, समझ रहे हैं, फीमेल है और उसको हो रही है वॉमिटिंग, तो इसका मतलब मे बी शी इज प्रेग्नेंट। समझ रहे हैं, पहला दिमाग वहीं पर जाना चाहिए, ओबीजी का सेक्शन खुल जाना चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट लाइन पे पड़ी बात के लो ग्रेड फीवर आ रहा है, और आपका जैसे ही लो ग्रेड फीवर आएगा दिमाग में तो आपके सामने एमएसएन का कंटेंट खुलना चाहिए। लो ग्रेड फीवर, मैं एक बात बोल देता हूं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस लाइन को याद रखिएगा अपनी तैयारी के बीच में, कहीं ना कहीं इन लाइनों को अपने दिल दिमाग के अंदर बैठा लेना। लो ग्रेड फीवर इज अ क्लासिकल साइन इन सर्टेन कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर लो ग्रेड फीवर एक क्लासिकल साइन की तरह एक्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एचआईवी और टीबी और एचआईवी के अंदर लो ग्रेड फीवर बना होता है, इट इज अ क्लासिकल साइन। तो इतना सा याद रखना, इससे ज्यादा आपको डिटेल डिस्कस नहीं करना है, बस जो चीज बता रहा हूं उसको कहीं ना कहीं याद रखना। ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर काम देगा। नेक्स्ट नंबर पे फिर आ रहा है कि इस पेशेंट को क्या है, इक्टेरिक कंडीशन है। इक्टेरिक का मतलब क्या होता है, येलोइश। येलोइश का मतलब अब दोबारा से आपके दिमाग के अंदर
ओबीजी का ढक्कन बंद होकर के अब एमएसएन का ढक्कन पूरी तरीके से खुल जाना चाहिए। संघ में पूछ रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, कहां पर हो रहा है? राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, तो यहां पर 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं। 9 रीजन और 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहां पर सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट होता है? यहां पर आपको सबसे पहले राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहां पर जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन के अंदर कौन सा पेन होता है? तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट रीजन के अंदर कौन सा पेन होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। क्या होता है बेटा? अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। यहां पर सेकंड नंबर पे पूछा जाए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन में कौन सा पेन होगा? तुरंत बोलना बच्चों, पैनक्रिएटाइटिस का पेन होगा। कहां पर होगा? पैनक्रिएटाइटिस का पेन होगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करें राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में कहां पर पेन होगा? तो याद रखना, लिवर सिरोसिस की कंडीशन में, लिवर इंपेयरमेंट की कंडीशन में राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में पेन होगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट का पूछा जाए तो यहां पर कहां पर पेन होगा? तो आपको याद रखना है अपेंडिसाइटिस के अंदर, अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के अंदर, अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के अंदर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। यहां पर एक और याद रखना, कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट, क्या? कोलेसिस्टाइटिस के पेशेंट में भी राइट ओवर क्वाड्रेंट में पेन होगा। अब यहां पर अगर आपको ये क्वाड्रेंट पता है तो आपको क्वेश्चन को फिर क्लिक करना है ढंग से। क्वेश्चन में बोला इक्टेरिक है, एमएसएन खोला, येलो कंडीशन इक्टेरिक कहलाती है, एंड राइट अपर क्वाड्रेंट, मतलब वही बात जा रही है कि आपका जो दिमाग सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है कि पेशेंट को मे बी पॉसिबल लिवर की कंडीशन हो और लिवर में पेशेंट को हेपेटाइटिस हो। क्या हो बच्चों? हेपेटाइटिस हो। अभी तक दिमाग में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बस यहीं तक चल रहे हैं। अब यहां पर बोला है हिस्ट्री ऑफ रिसेंटली रिटर्निंग फ्रॉम द एरिया वेयर, कहां से रिटर्न होकर के आई है? जहां पर पुअर हाइजीन की कंडीशन है, गंदगी फैली हुई है, सैनिटरी कंडीशन है, गंदी फैली हुई है, वहां पर रह करके आई है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए हेपेटाइटिस ए जो कि फीकल ओरल रूट से फैलता है। किससे? फीकल ओरल रूट से फैलता है, फीकल ओरल रूट से फैलता है। और ये जो कारण कंडीशन क्लियर कट कर रही है आप लोगों के पास में कि पेशेंट सस्पेक्टेबल हो सकता है हेपेटाइटिस ए के लिए। यहां पर पेशेंट के इंटरवेंशन के बारे में याद रखिएगा, पेशेंट को जो भोजन देना है वो डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स में देना है। किस में देना है? डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स में देना है। क्यों देना है? क्योंकि पेशेंट की लार में भी क्या होता है? हेपेटाइटिस से होता है, तो जो उसको खाने के लिए जो बर्तन दे रहे हैं वो डिस्पोजेबल होने चाहिए, उनको रीयूज नहीं करना है, उनको प्रॉपर डिस्पोज करना है। और बात याद करना है उसको कि उसका जो एक्सक्रिएट है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। उसका जो एक्सक्रिएट मतलब सेपरेट उसको यूरिन और फीकल पास आउट करने के लिए सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड करना है। फीकल पास आउट करने के लिए सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड करना है, क्योंकि वहां पर भी क्या होगा पेशेंट के अंदर, क्या होगा? हेपेटाइटिस ए का वायरस प्रेजेंट होगा। तो फीकल ओरल रूट का कंसेप्ट समझते हैं तो यहां पर आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। एंटेरिक है टाइफॉइड फीवर, एंटेरिक फीवर टाइफॉइड फीवर का दूसरा नाम होता है साल्मोनेला टाइफाई के कारण होता है। टाइफाई है पैराटाइफाई बी के कारण से होता है। बासु इसके अंदर यूज करते हैं। और अगर बात करें ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन, तो ऑस्टियोमाइलिटिस का मतलब होता है बोन के अंदर इन्फ्लामेशन या बोन मैरो के अंदर इन्फ्लामेशन। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा, ये करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, उत्कर्ष परिवार आप लोगों के खुशियों के अंदर चार चांद बनाने के लिए होली के लिए लेकर के आया नर्सिंग के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट। बेटा कितना? अप टू 90% तक का डिस्काउंट, संग में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। तो याद रखना है आप लोगों को कि उत्कर्ष परिवार के संग में नर्सिंग के जो जितने भी कोर्सेज है वो आपको लिए होली के पावन पर्व पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, संग में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। अब बात करते हैं बच्चों, एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है एकदम कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज ए प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की कंडीशन में कौन सा मेडिकेशन चॉइस होगा प्रोटोन पंप इनहिबिटर के अंदर? फटाफट से आंसर को पुट करना है आपको, फटाफट से आपको
पुट करना है क्वेश्चन के आंसर को। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से घूमेगा ये भी अभी मैं बताऊंगा, और इसका मेन पोस्टमार्टम करूंगा इसी क्वेश्चन के साथ में, ताकि अब जो बच्चे इस समय क्लास ले रहे हैं संजीवनी सीरीज के ऊपर, उसमें अगर गैस्ट्रिक की अगर कोई भी ट्रक्स आती है तो वहां पर आप लोगों का कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फटाफट से आंसर को पुट कर देंगे सभी बच्चे, फटाफट से आंसर को पुट कर देंगे सभी बच्चे। देखिए मैं आपको बेस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो आप लोगों ने दिया भी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये ओमेप्राजोल ही रहेगा, लेकिन मैं आपको बेस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मात्र 5 मिनट के अंदर आपको कंटेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से आपके पास में क्या होता है, आपके पास में गैस्ट्रिक रीजन होता है। क्लियर है बात? ये इस प्रकार से आपके पास में क्या है, गैस्ट्रिक रीजन है। समझ रहे हैं बात को? और इस गैस्ट्रिक रीजन के अंदर अपन बात करें कार्डिक पार्ट, बॉडी पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट और पाइलोरस पार्ट के अंदर। और पाइलोरस पार्ट है आपके पास में, ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाता है जो कि ओपनिंग को करता है। ये आपका कार्डिक इंस्पेक्टर पाया जाता है जो कि इसोफेगस और स्टोमक को कनेक्ट करता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये होता है आपके पास में ल्यूमन बेटा, ये क्या होता है ल्यूमन। और अगर ये है आपके पास में क्या, ये है आपके पास में रियोए, क्या है ये, RUGAE। और ये है आपके पास में रेस्पिरेटरी गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग, क्या है ये आपके पास में, गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग। मेरे कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन काटने की कोशिश करूं, यहां पर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ये तो पता है ना आप लोग को। अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन काटने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये आपके पास में गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग आ रही है, ये आपका रियोए की कंडीशन है, समझ रहे हैं। और ये हो गया आकाश में म्यूकोसल लाइनिंग, ये हो गया आकाश में सब म्यूकोसल लाइनिंग, और ये हो गई आकाश में मस्कुलरिस एक्सटर्ना। क्लियर? और यहां पर इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से ये इसके पास में विभिन्न प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल है देख लेते हैं। ये एक सेल है, इसे अपन बोलते हैं एम सेल। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, एम सेल। ये एक सेल है, इसे बोलते हैं जी सेल। ये एक सेल है, इसे बोलते हैं सी सेल, सी सेल। ये एक सेल है, इसे बोलते हैं ई सेल। ये एक सेल है, इसे बोलते हैं पी सेल। ये कई प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इस प्रकार का डायग्राम आपने डिग्री डिप्लोमा करी होगी, जब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका वेटेज क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको अभी बताता हूं। देखो यहां पर अगर अपन इन्हीं सेलों को एक क्रम में सेट करने की कोशिश करें तो ये इस प्रकार से बनेगा आपके सामने। ये है आपके पास में एक पी सेल। कौन सी सेल है ये आपके पास में, पी सेल। उसके बगल में है आपके पास में, पी सेल का नाम क्या होता है आपको पता है, पैराइटल सेल। ये है आपके पास में जी सेल, जी सेल का मतलब होता है गैस्ट्रिन सेल। ये है आपके पास में डी सेल, डी सेल बोलते हैं डेल्टा सेल, समझ रहे हैं। ये है आपके पास में ई सेल, ई सेल का फुल नेम होता है एंटेरोक्रोमेफिन सेल। कई बार पूछा जाता है, याद रखना, एंटेरोक्रोमेफिन। मेरे खुद को पता होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि ई सेल का मतलब क्या होता है। कई बार पूछा जाता है एंटेरोक्रोमेफिन सेल, तो ये लिख दिया है मैंने आप लोग के सामने एंटेरोक्रोमेफिन सेल। बाकी के तो नेम आपको क्लियर है, पैराइटल सेल, गैस्ट्रिन सेल और डेल्टा सेल। अदर सेल्स की बात करने की कोशिश करें तो ये है आपके पास में कई सारी सेल्स, जो सी सेल्स, ई सेल्स, मुझे मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं आपके सामने। ये है आपके पास में एम सेल, जिसे बोल रहे हैं म्यूकस सेल। और यहां पर ये प्रेजेंट है आपके पास में क्या, ये प्रेजेंट है आपके पास में ल्यूमन। क्या प्रेजेंट है, ल्यूमन। और ल्यूमन में क्या प्रेजेंट है अच्छी तरीके से आप लोग को पता है, ल्यूमन में प्रेजेंट है HCl। क्या प्रेजेंट है, HCl। क्लियर बात है। यहां तक की बात अगर आप लोग को समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जो आपकी एम सेल होती है, सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की जो पैराइटल सेल होती है बच्चों। पैराइटल सेल से रिलीज होता है HCl। पैराइटल सेल पे प्रोटोन पंप पाया जाता है, ये क्या है, प्रोटोन पंप है। और यहां पर क्या निकल रहा है, H निकल रहा है, Cl- निकल रहा है। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। किसके द्वारा, पैराइटल सेल के द्वारा। यहां पर प्रोटोन पंप अवेलेबल होता है। ये कौन सा पंप है, ये प्रोटोन पंप है। अब बात करें जी सेल, जी सेल के द्वारा आपको याद रखना है कि पॉजिटिव, ये ग्रीन कलर का मैं हमेशा पॉजिटिव मतलब बढ़ाने वाला रखूंगा, और पिंक कलर से मैं घटाने वाला कंडीशन रखूंगा। क्या बढ़ाऊंगा क्या घटाऊंगा ये बता दूंगा। जी सेल गैस्ट्रिन को रिलीज करती है और पी सेल को आदेश देती है कि भाई पैराइटल सेल और HCl निकाल।
मतलब पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट किस पॉजिटिव वे में स्टिमुलेट करेगी कि पी सेल और HCl को बढ़ा। जी सेल किसको, ई सेल को भी पॉजिटिव स्टिमुलेशन देती है, मतलब एक तीर के संग में दो निशाने करेगी। कैसे? जी सेल ई सेल को भी बोलेगी कि भाई फटाफट से ई सेल एंटेरोक्रोमिफिन सेल किसका रिलीज कर बच्ची, यहां पर ये बोलेगी हिस्टामिन को निकाल। किसको निकाल? हिस्टामिन को। हिस्टामिन भी कौन सा? 2 H2। और ये हिस्टामिन 2 कहां जाएगा? ये जाएगा पी सेल पे। कहां जाएगा? पी सेल पे। और पी सेल को बोलेगा कि तू भी क्या कर, पी सेल फटाफट से HCl के सीक्रेशन को और बढ़ा। तो मतलब ओवरऑल मैं बात करूं, एक तीर से दो निशाने, मतलब जी सेल ने डायरेक्टली पी सेल को बोला कि HCl बढ़ा, और जी सेल ने ई सेल को बोला। ई सेल से क्या निकलता है? ई सेल को बोलते हैं एंटेरोक्रोमिफिन सेल, और इससे निकलता है हिस्टामिन, और ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में HCl निकलवाता है। डी सेल क्या करता है? डी सेल अलग इंसान है। डी सेल नेगेटिव काम करता है। क्या करता है? नेगेटिव काम करता है। जो रायता फैलाया था जी सेल ने, उसको क्लियर करने की डी सेल कोशिश करेगा। यह बोलेगा, मैंने बोला ग्रीन कलर पॉजिटिव के लिए और पिंक कलर नेगेटिव के लिए। तो डी सेल क्या करेगा? नेगेटिव कंडीशन करेगा, मतलब पी सेल को बोलेगा ज्यादा HCl मत निकाल, पेशेंट को असर हो जाएगा, कम निकाल। संग में ये क्या करेगा? ये ई सेल को जाके भी बोलेगा कि भाई इतना सारा HCl मत निकाल, कम निकाल। कैसे? हिस्टामिन को कम निकाला। जब हिस्टामिन कम निकलेगा तो पी सेल से HCl भी कम निकलेगा। तो ओवरऑल डी सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, जो क्या करता है? HCl के सीक्रेशन को इनिबिट करता है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आपके पास में, अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं, यहां पर आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में, अराकिडोनिक एसिड, क्या? अराकिडोनिक एसिड। और ये क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन का। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में भी डेरिवेटिव्स होते हैं PGE1 और PGE2। PGE1 और PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE1 PGE2। PGE1 क्या करेगा? एम सेल पे जाएगा। कहां जाएगा? PGE1 एम सेल पे जाएगा, और क्या रिलीज करवाएगा बच्चों? क्या रिलीज करवाएगा? पॉजिटिव रेस्पॉन्स, मतलब एम सेल से रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा? म्यूकस रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा बच्चों? म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। क्या रिलीज? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एम सेल म्यूकस सेल क्या रिलीज करेगी? म्यूकस रिलीज करेगी। ये म्यूकस मैं बना रहा हूं, ये देखिएगा ब्लू कलर का, ये ब्राउन कलर का म्यूकस बना रहा हूं। ये क्या करेगा? म्यूकोसल लाइनिंग के ऊपर म्यूकस का रिलीज करेगा, जिसके कारण से HCl, जिसके कारण से HCl किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा? किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा? तो आप बोल देंगे सर म्यूकोसल लाइनिंग के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां पर जो ब्राउन कलर की लाइन प्रेजेंट है वो क्या है? म्यूकस है। क्या है? ये म्यूकस है। ये अगर ये नहीं होती तो डायरेक्ट ही पेशेंट को क्या हो जाता? अल्सर हो जाता। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? म्यूकस है। ये क्या है? ये म्यूकस है। और संग में इसमें क्या पाया जा रहा है? इसमें संग में बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट है, जो HCl को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और यहां तक पहुंचने में मना कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग को पता होने चाहिए। अब अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें ना बच्चों, अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? गौर से देखिएगा। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि एक ड्रग दी जाती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। आप लोगों को यहीं पर अपनी थ्योरी को एकदम स्ट्रॉन्ग रूप देना है। एक ड्रग का नाम होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोन पंप कहां पाया जाएगा। अब आपको कोई गलती नहीं है। प्रोटोन पंप यहां बताया था सर आप लोगों ने कि प्रोटोन पंप पैराइटल सेल पे पाया जाता है और इससे HCl का सीक्रेशन होता है। अब इनहिबिट कर रहा है, तो मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहां पर काम करता है? यहां पे काम करता है। एग्जैक्टली यहां नहीं बोलना है, अब संजीवनी स्टूडेंटों को बोलना है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर पैराइटल सेल पे प्रेजेंट प्रोटोन पंप को इनहिबिट करता है, जिसके कारण से आप लोग जो बोलते हैं HCl के सीक्रेशन को घटाता है। क्या आप लोगों को अब रटना पड़ा? किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट आप लोग बोलते हैं कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या करता है या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है, सब इस सेल के सीक्रेशन को घटाते हैं। अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपके सामने क्लियर हुआ कि प्रोटोन पंप कहां पाया जा रहा है? पैराइटल सेल पे पाया जा रहा है, और पैराइटल सेल से HCl का सीक्रेशन होता है। उसको रोकने के लिए पैराइटल पंप पे प्रेजेंट प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देंगे, जिससे HCl का सीक्रेशन नहीं होगा। और इसके अंदर कौन से आते हैं आपको पता होना चाहिए। पेंटाप्राजोल, ओजोल जो भी सफिक्स आएंगे वो सारे के सारे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सबके सब क्या होंगे? प्रोटोन पंप इनहिबिटर होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक उदाहरण के लिए ओमेप्राजोल।
प्राजोल। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गया आपके पास में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब बात करने की कोशिश करें, एक आपके पास में ड्रग होती है सिमेटिडिन रैनिटिडिन, सिमेटिडिन और रैनिटिडिन। रैनिटिडिन ये क्या है? तो आपको याद रखना ये दो ड्रग है बेटा, एक ही नहीं है। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्या है बच्चों? ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब क्या आपको पता चल रहा है कि H2 का मतलब हिस्टामिन, हिस्टामिन का भी कौन सा टाइप 2? बच्चों याद रखना हिस्टामिन दो टाइप का, एक और दो। एक तो होता है इंजरी साइट पे इन्फ्लामेशन रेडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, हिस्टामिन 1 किसके लिए? रेडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि हिस्टामिन 2 बोले तो हिस्टामिन 2 एंटेरोक्रोमेफिन सेल से रिलीज होता है, जो कि पैराइटल सेल्स पे जाके एचसीएल के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो आप क्या दे रहे हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे रहे हैं, मतलब यहां पे इफेक्ट डालेंगे। कहां पे इफेक्ट डालेंगे? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटेरोक्रोमेफिन सेल को ब्लॉक करेगा। बोलेगा भाई हिस्टामिन 2 को कम निकाल, और हिस्टामिन 2 कम निकलेगा तो एचसीएल का सीक्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होगा। यहां पर कई बार पूछा जाता है सिमेटिडिन और रैनिटिडिन में से सेफ ड्रग कौन सी होती है? तो हमेशा याद रखना रैनिटिडिन इज अ सेफ ड्रग बिकॉज इट कैन नॉट बी क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है रैनिटिडिन। तो रैनिटिडिन क्या होती है? एक प्रकार की सेफ ड्रग होती है। मतलब इस पेशेंट को जब आप सेफ रैनिटिडिन देते हैं तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित साइन सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सेमिटिडिन होती है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। क्रॉस कर जाती है मतलब इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी सिमेटिडिन, तो ये नॉट सेफ ड्रग, नॉट सेफ ड्रग, इसको ज्यादा सेफ नहीं ड्रग बोलेंगे। और इसका कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाता है गायनेकोमस्टिया। क्या पूछा जाता है? गायनेकोमस्टिया। सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट को याद रखना है, तरीके को याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एंटेरोक्रोमेफिन सेल किस में पाई जाएगी, कफर सेल किस में पाई जाएगी, पोडो सेल किस में पाई जाएगी, सब कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देंगे। पोडोसाइट सेल्स किस में पाई जाएगी, न्यूमोसाइटिक एल्वियोलर सेल किस में पाई जाएगी, मीजेनकाइमल सेल्स किस में पाई जाएगी, मीजेनग्लियल सेल्स किस में पाई जाएगी, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में अभी आंसर देना है। माइंड को एकदम टाइट रखना है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं एक बेसिक क्वेश्चन के HCl का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो H और Cl के द्वारा हो रहा है, जैसा आपको पीछे देखने को मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन आयन कहां से प्राप्त होते हैं? हाइड्रोजन आयन कमिंग फ्रॉम, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन आयन इज कमिंग फ्रॉम, ऑप्शन में अगर मैं दूं, पहले तो इस क्वेश्चन को ले लीजिए, HCl, जो HCl है आपके पास में उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो कहां से आ रहे हैं? ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, फ्रॉम ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट्स, ऑप्शन सी फ्रॉम ब्लड वेसल्स, एंड ऑप्शन डी नन अबव। क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप सबका आंसर देखूंगा मैं इसके अंदर कि गैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो HCl का सीक्रेशन होता है वो कहां में, उसमें H कहां से प्राप्त होता है? कार्बोनिक एसिड से होता है, बाइकार्बोनेट से होता है, या फिर आपके पास में ब्लड वेसल से प्राप्त होता है? कहां से प्राप्त होता है? या मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों से, ठीक है? मैं आपका आंसर कल दूंगा, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आप यहां पर फटाफट से आंसर बताएंगे। अब अगर अपन बात करने की कोशिश करें बच्चों यहां पे, तो ये HCl के सीक्रेशन में आप लोगों ने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर समझ लिया, आप लोगों ने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर समझ लिया। अब आप लोगों ने सुना होगा एक और ड्रग का नाम, और उसका नाम क्या होता है? म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर। क्या होता है बेटा? ये ऊपर लिख देता हूं, जगह खाली है इसलिए, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर, प्रोटेक्टेंट बैरियर। ये क्या है म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर? आप तुरंत ही समझ गए होंगे सर, एम सेल को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा? इसका नाम होता है सुक्राल्फेट। क्या बोलते हैं इसे? सुक्राल्फेट। सुक्राल्फेट और मीजोप्रोस्टॉल,
मीजोप्रोस्टोल, ये दोनों नामों को याद रखना है। कल डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सुक्राल्फेट इज, तो तुरंत बोलना है सुक्राल्फेट क्या होता है। एक म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर होता है, जिस पेशेंट को अल्सर का फॉर्मेशन हो चुका होता है उसके अंदर खाना खाने से आधे घंटे पहले सुक्राल्फेट दी जाती है। क्या करती है, उस अल्सरेटेड साइड के ऊपर एक कोटिंग बना देती है, एक अल्सरेटेड साइड के ऊपर एक म्यूकस की कोटिंग बना देती है, जिसके कारण से खाना खाने के सिलियक फेस के द्वारा जो HCl का सिक्रेशन होता है वो उस अल्सरेटेड साइड पे टच नहीं हो पाता, कोट के कारण से रुक जाता है, और जो अल्सर बना हुआ है वो परफोरेटेड नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर अल्सर ऑलरेडी है वहां पर अगर और टच होगा अल्सर, तो वहां पर HCl टच होगा तो वो अल्सरेटेड एरिया परफोरेशन में जाएगा, तो वहां पर म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर देते हैं। तो अब आज के बाद में, इस क्लास के बाद में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुक्राल्फेट होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एम सेल को रिलीज करेगा, और ये एम सेल क्या करेगी आपको पता है, एम सेल और म्यूकस का रिलीज करेगी, और जिसके कारण से म्यूकस का और ज्यादा रिलीज करेगी, बाइकार्बोनेट्स का रिलीज करेगी, जिसके कारण से क्या होगा, HCl न्यूट्रलाइज होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को करेक्ट होने चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है किसी भी कंडीशन में। संजीवनी सीरीज के साथ में कभी भी किसी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें बताते हैं हम लोग यहाँ पे। ओमेप्राजोल क्या है, एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर पे एमसीपी, ये आपके पास में क्या होती है, तो आपको एंटी वोमिटिंग भी ड्रग होती है, और ये EPS कॉज भी करती है बेटा, याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कॉज करती है एमसीपी। नेक्स्ट नंबर पे सुक्राल्फेट क्या होती है, तुरंत आपको देना है, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर होती है। सर क्या होती है, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर होती है, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट बैरियर होती है, और वो भी खाना खाने से बिफोर आपको मील देनी है, खाना खाने से आधे घंटे पहले देनी है, खाना खाने से आधे घंटे पहले देनी है। याद रखिएगा इन कंटेंटों को, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। रेनिटिडिन क्या है, तो याद रखना है, रेनिटिडिन एक सेफ ड्रग है, जो बोलते हैं अपन सीमेटिडिन, रेनिटिडिन, और जिसमें रेनिटिडिन सेफ ड्रग है, और यह होती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या होती है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कभी कभी यही गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा कम नॉलेज के कारण से या फिर एक्सेस नॉलेज के कारण से। बोलते हैं ना अधगगरी झलकत चाय, मतलब कम नॉलेज और ज्यादा नॉलेज दोनों हानिकारक होते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको एक बेस नॉलेज बनानी है, बेस्ट नॉलेज बनानी है, और अपने टारगेट को अचीव करना है। बस आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज बच गई है इसके अंदर, और वो है आपके पास में HCl। ये HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर अपन बोले हैं पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, HCl को न्यूट्रलाइज नहीं बोलूंगा, पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन एक देते हैं एंटासिड। क्या देते हैं, एंटासिड। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटासिड का मतलब क्या होता है, एंटासिड का मतलब क्या है। ऑप्शन में देगा पीएच को बढ़ाने के लिए, पीएच को घटाने के लिए, किसके लिए, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटासिड का मतलब होता है, एंटा मतलब होता है, एंट मतलब होता है विरोधी, मतलब अपोजिट, एसिड मतलब होता है एसिड, मतलब ऐसा पदार्थ जो कि एसिड का विरोध करे, एसिड का विरोध करे, इसका मतलब पीएच को बढ़ाए और संग में क्या करे, न्यूट्रल करे, न्यूट्रलाइज भी करे। वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन एंटासिड कहलाती है। हमेशा याद रखना, गलती मत करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताए। अगर मैं यहां पर बोलूं एंटासिड में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो याद रखनी है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। दीज आर कॉमन ड्रग्स विच आर यूज्ड जस्ट एज अ एंटासिड। पता होना चाहिए आप लोगों को कि सिमेटिडिन क्या है, रेनिटिडिन क्या है, ओमेप्राजोल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये इसे CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके कारण से पेशेंट में साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन का। बेटा किसमें होता है, कॉन्स्टिपेशन का। इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके कारण से पेशेंट के अंदर होता है डायरिया का, क्या, डायरिया का कॉम्प्लिकेशन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमेशा याद रखना, एल्यूमिनियम कंटेन, मैंने 2-3 दिन पहले भी क्लास में बताया था कि एल्यूमिनियम संबंधित ड्रग्स कॉशनली यूज की जानी है, बहुत सोच समझ के यूज की जानी है, क्योंकि यह एनसेफेलोपैथी करती है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों को बताया था हीमोडायलिसिस एनसेफेलोपैथी। इसमें डायलिसिस सॉल्यूशन में अगर आप लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो इसके कारण से पेशेंट को क्या हो सकता है, डायलिसिस एनसेफेलोपैथी होती है। तो एल्यूमिनियम कोई सी भी ड्रग हो बॉडी के अंदर,
कॉशनली मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के देख रेख के संग में आपको यूज करनी है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉशनली यूज करनी है, संग में इसका याद रखना ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट से आप अनभिज्ञ नहीं हो, सबका संग में पहले ही होता है एसिड बेस इम्बैलेंस, और यहाँ पर आप लोगों को कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स के बारे में देखने को मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का बेस है। तो यहां पर आप लोग के कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं, वो याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी दूध के संग में नहीं देते हैं, अदरवाइज पेशेंट को मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम होता है। क्या होता है बेटा? मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम होता है। कल को कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम में कौन सी ड्रग संबंधित है, ऑप्शन में सबको दे रखे होंगे तो तुरंत आंसर कर देना कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर पूछने की कोशिश करें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये टर्मों को याद रखिएगा, बार बार मैं आपको इन चीजों को बताता हूं। अगर मैं सेपरेटली बात करने की कोशिश करूं अगर आपसे कि ये ड्रग्स अगर अलग से भी पूछी जाए कि ये एक कैटेगरी और बता दो, तो मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया इन तीनों ड्रग्स के बारे में कि ये एक और कैटेगरी की ड्रग है और उसको बोलते हैं, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये फॉस्फेट बाइंडर्स भी हैं। ये कौन सी ड्रग्स हैं? ये एंटासिड होने के साथ में फॉस्फेट बाइंडर्स भी है। इसका मतलब ये क्या करेंगी? फॉस्फोरस को घटाएंगी, जिसके कारण कैल्शियम अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब ये कैल्शियम या हाइपोकैल्सेमिया, किसमें? हाइपोकैल्सेमिया में भी इसको अपन देते हैं। ये फॉस्फोरस को घटा करके कैल्शियम को बढ़ा देती है। और एक कॉमन ड्रग का नाम इनके अलावा सेवेलामर। ये सब चीजें आप लोगों को माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए ऑल टाइम। सेवेलामर इज ए फॉस्फेट बाइंडर्स। तो यहां पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ओमेप्राजोल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कहने वाला है? नेक्स्ट नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है निम्न में से? यहां पर दे रखा है आपका होता है लिनोलिक एसिड, डेल्टा लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड और ऑलिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में। एसेंशियल फैटी एसिड है बेटा, है ना? एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। तो एसेंशियल फैटी एसिड के अंदर होता है लिनोलिक एसिड। क्या होता है? लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनो अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकडोनिक एसिड, अरेकडोनिक एसिड। अभी पीछे ही बताया था मैंने आपको एसेंशियल फैटी। तो ये तीनों क्या होते हैं? ये एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। तो यहां पर कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है साहब, डेल्टा नहीं है और ऑलिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से, पूरा तो सॉल्व कर दिया, बचा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? जो बच्चों आप लोगों को अगर ये चीजें पता हैं तो तुरंत ही आप लोगों के तुरंत दिमाग में तीन चीजों को याद रखिएगा। तीन चार चीजें बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादातर आती हैं। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, मोनो और डाई सैकराइड, ये सब कुछ पता होने चाहिए। पॉलीसैकराइड कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज किस में आते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, नाम पता होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनको आप किसी भी कीमत पे गलत नहीं कर सकते। ये सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन होता है। अगर इनको आप लोगों ने गलत किया तो इसका मतलब बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 3 या 4 सिंपल क्वेश्चन गलत करने का मतलब है दोबारा एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। एक भी सिंपल क्वेश्चन गलत मत करो और 5 से 6 टफ क्वेश्चन सही कर दो, नौकरी पक्की। ये बहुत बढ़िया चीज होती है। आप लोग सोचते हैं कि किसी 100 में से टफ क्वेश्चन है। टफ और सिंपल क्वेश्चन मैटर नहीं करता है। 2 चीजें बताता हूं मैं आपको। अगर आप बोलते हैं सर 80 गई थी और 78 आई, 2%, 1% पॉइंट परसेंट से रह गया तो रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सिर्फ यहां पर पूछा जाता है कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और कुछ नहीं पूछा जाता। अंत भला सब भला, पहले कितनी मस्ती करी हो। अगर आप लोग यहां पर आकर के सिलेक्ट होते हैं तो सब परिवार मोहल्ले आप लोग की बड़ाई करने वाले हैं। ये बातों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 4 सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो चुके हैं तो इसका मतलब दोबारा पेपर लगेगा आप लोगों के लाइफ में। इसमें आप बहुत बड़ी गलती करते हो। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है,
जितने हो पेपर के अंदर आपको पता चल जाता है वन लाइन क्वेश्चन कौन सा है, कॉमन क्वेश्चन कौन सा है। तो सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और टफ क्वेश्चन 5 से 6 भी आपने सही कर दी तो नौकरी पक्की है। चाहे तो 40% में बने, 50 में बने, 60 में बने, 70 पे बने, 80 पे बने, 90 पे बने, जितने भी बनेगी आपकी नौकरी पक्की अगर आपने कंसेप्ट को लगा के रखा तो यहां पर आप लोगों को एसेंशियल अमाइनो एसिड, थेरापेटिक रेंज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, विटामिन के नेम, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, एसेंशियल अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स के नेम, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। और जो संजीवनी सीरीज के रेगुलर स्टूडेंट है उनको मैंने सब चीज़ें टिप्स पे याद भी करवा रखी है। विटामिन की रेंज कितनी होती है सब कुछ बता रखा है मैंने आपको, सिंसियरिटी से, तरीके से, ट्रिक वाइज सब कुछ। तो अगर नहीं पढ़ा हो तो प्रीवियस क्लासेस को ले ले, और अगर नहीं पता चल रही हो कौन सी क्लास में तो रेगुलर क्लासेस को ले ले। बस यही कहूँगा, डेली दिन में 11 से 12 संजीवनी सीरीज आपको टारगेट कर रहा है नेक्स्ट कोई भी एग्जाम है उसके लिए। तो यहाँ पर जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा, अब क्या होगा, जैसा कि आप लोग को पता है 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 होगा। करेक्ट आंसर ये दोनों होंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड द हेल्थ प्रमोशन आर मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, ये तो एग्जाम में आने ही आने, तो इनको बेसिकली एक ट्रिक के द्वारा याद कर लिया जाए तो बेटर रहता है। आपको याद रखना है प्राइमरी प्रिवेंशन की बात बेटा। सबसे मैं पहली बात करूं प्राइमरी प्रिवेंशन की बात। प्राइमरी प्रिवेंशन किसे बोलेंगे? करेक्ट आंसर तो दीजिए संग में आप लोग, पहले तो करेक्ट आंसर दे दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो करेक्ट आंसर दे दीजिए, कौन क्या करेक्ट आंसर रहेगा आप लोग का, फटाफट से करेक्ट आंसर देना है आप लोग को। देखिए यहां पर अगर पूछा जाए आप लोगों से कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपको याद रखना है रिस्क प्रेजेंट है। रिस्क क्या है? प्रेजेंट है। रिस्क तो प्रेजेंट है लेकिन बीमारी प्रेजेंट नहीं है। रिस्क प्रेजेंट है लेकिन बीमारी प्रेजेंट नहीं है। गौर से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। रिस्क प्रेजेंट है, बीमारी प्रेजेंट नहीं है, तो इसे प्राइमरी प्रिवेंशन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसे अपन बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट नंबर पे बात करें सेकेंडरी। नेक्स्ट नंबर पे बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप लोगों को याद रखना है, बेसिक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक चीज, कि इसके अंदर बीमारी प्रेजेंट होती है। क्या होती है इसके अंदर? इसके अंदर बीमारी प्रेजेंट होती है और प्रोग्रेशन को रोकना है। क्या रोकना है? इसके प्रोग्रेशन को रोकना है। तो ये हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर बात करें टर्सरी की, तो टर्सरी को अपन बेसिकली नहीं बोलेंगे यहाँ पर, वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये इसको रिहैबिलिटेशन की कंडीशन में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे? रिहैबिलिटेशन की कंडीशन में लेंगे। अगर मैं बात करूं प्रीमोर्डाइल की, तो इसके अंदर आप लोग को रिस्क प्रेजेंट होगा, नहीं रिस्क एब्सेंट होगा, और बीमारी भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। अब मैं कई प्रकार के उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है, और वो चीज क्या है? वो चीज है कि जो हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन दिया जाता है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। समझ रहे हैं? हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन किस में आएंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर आपको मैं 2 क्वेश्चनों के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। एक 75 साल का व्यक्ति है और एक 7 साल का पर्सन है। 75 साल के पर्सन को आप लोग हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं और एक 5 से 7 साल के बच्चे को आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। ये दोनों किस में कंसीडर करेंगे? बेसिक चीज है, आप लोग को खुद को ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, याद रखिएगा। 75 साल का जो व्यक्ति है उसको आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, इसके अंदर क्या है? रिस्क प्रेजेंट है। इसके अंदर रिस्क प्रेजेंट है, बीमारी प्रेजेंट नहीं है। और आप इसको सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा तेली पदार्थ नहीं लेना है, स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है। तो यहाँ पर रिस्क प्रेजेंट है, 75 साल का है, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये किस में काउंट करेगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में काउंट करेगा। लेकिन जो 7 साल का बच्चा है, उसको आप लोग समझा रहे हैं कि ज्यादा खाना पीना नहीं करना है। खाना पीना मतलब बड़े होकर के आपको दारू नहीं पीनी है, सोमरस नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीनी है, और इन चीजों से आप उसको समझा रहे हो कि जिंदगी को ऐसे जीना है, योगा करना है।
तो वो जो हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बीमारी में रिस्क प्रेजेंट नहीं है। 7 साल के बच्चे को क्या रिस्क होगा बेटा? तो ये कंडीशन आएगी प्रीमोडाइल प्रिवेंशन में। किसमें आएगी? प्रीमोडाइल प्रिवेंशन के अंदर। बेसिक चीज है, आप लोगों को समझ रहा है। अपन जब भी के स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसी भी पेशेंट के पास में जाते हैं तो ग्लव्स पहन करके जाते हैं, मास्क पहन करके जाते हैं, फेस शील्ड पहन करके जाते हैं। तो अपन ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर रिस्क प्रेजेंट है, वहां पर रिस्क प्रेजेंट है। हम बीमार नहीं है, हेल्थ को वर्कर बीमार नहीं है, लेकिन वो अपना प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहन रहा है, ग्लव्स पहन रहा है, सब कुछ पहन रहा है, फिर वहां पर जा रहा है। तो मैंने आपको एक ही चीज बताई, रिस्क प्रेजेंट हो, बीमारी प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। क्या होगा बच्चों? प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। तो कंसेप्ट को एक बार आप लगाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। अगर आपसे पूछा जाए क्वारंटीन क्या होता है, क्वारंटीन किस में आएगा, या फिर आइसोलेशन किस में आएगा? अरे भाई एक बात बोले, क्वारंटीन वर्ड मेरे को तो आप लोग को पता है कि ये पूरी दुनिया वर्ड जानती है क्वारंटीन। अभी 2020 से 2021 में जो भी बम फटे उसके अंदर कोरोना का जो मामला गड़बड़ा है, क्वारंटीन क्वारंटीन ही चलता रहा। तो क्वारंटीन का वर्ड का अपन ने क्या मतलब निकला कि कोई सस्पेक्टेड के संग में बैठ करके चाय पी लिया हो, जो विदेश से आया, उस समय ऐसे लगता था ना, और यार वो क्वारंटीन होगा। क्वारंटीन का मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके अंदर रिस्क प्रेजेंट था, लेकिन वो खुद बीमार नहीं था। मतलब रिस्क प्रेजेंट है लेकिन खुद बीमार नहीं है, तो क्वारंटीन इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। हमेशा याद रखना, क्वारंटीन इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। आइसोलेशन की बात करने की कोशिश करें, आइसोलेशन के अंदर अब वो उसके अंदर खुद बीमारी प्रेजेंट है, उसको बीमारी को दूसरों को नहीं पहुंचा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल द मीजल्स कंडीशन। तो यहां पर आप लोग आइसोलेट ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए कई प्रकार के मेजर्स यूज करते हैं। तो आइसोलेशन के अंदर खुद बीमारी प्रेजेंट होती है, जहां पर बीमारी प्रेजेंट होती है, कांड हो चुका है, मतलब बीमारी प्रेजेंट है, डिजीज प्रेजेंट है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या? सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आई थिंक अब आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी नहीं रुकेगा, ऐसा मैं सोच करके इस क्वेश्चन का आंसर अब दे देता हूं। प्राइमरी प्रिवेंशन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट के लिए। यहां पर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल किया गया है, द ड्रग ऑफ चॉइस वॉज द कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ द कोलेरा। देखो कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब आप लोगों को पहले बताया था मैंने। कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है ऐसा सर्टेन एरिया जहां पर रिस्क प्रेजेंट होता है, ऐसा सर्टेन एरिया जहां पर रिस्क प्रेजेंट है, और वहां पर आप लोग तैयार गोली वोली खा करके इम्यूनिटी बना करके जा रहे हो। बीमारी प्रेजेंट नहीं है, बीमारी प्रेजेंट नहीं है, रिस्क प्रेजेंट है। ऐसे एरिया में जा रहे हो जहां पर रिस्क प्रेजेंट है लेकिन आपके अंदर बीमारी प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग गोली बारी खा करके और तैयार होकर के जा रहे हो, तो ये कंडीशन क्या होगी? द कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ द, ये कंडीशन क्या होगी? कीमोप्रोफिलैक्सिस होगी। मतलब बीमारी नहीं है तब भी आप रिस्क को देखते हुए गोलियां ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, इस कंडीशन को आप बोलेंगे कीमोप्रोफिलैक्सिस इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन। कीमोप्रोफिलैक्सिस किस में काउंट होगा? कीमोप्रोफाइलैक्सिस प्राइमरी प्रिवेंशन में काउंट होगा। किस में काउंट होगा बच्चों? कीमोप्रोफाइलैक्सिस प्राइमरी प्रिवेंशन में काउंट होगा। समझ रहे हैं बात को? और कीमोप्रोफाइलैक्सिस प्राइमरी प्रिवेंशन में काउंट होगा, तो ये इसका कोरेला का क्या होगा? करेक्ट आंसर आप लोग को अच्छी तरीके से पता ही है, टेट्रासाइक्लिन होगा। क्या होगा बच्चों? टेट्रासाइक्लिन होगा। मेरा क्वेश्चन अब सेकंड नंबर पे है, भैया कोट्रामोक्साजोल क्या होता है? बताओ तो जाने, बताओ तो जाने कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है। मेरे फेवरेट स्टूडेंट सभी करेक्ट आंसर देंगे। कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है? फटाफट से करेक्ट आंसर दे देना है। हमेशा याद रखना बेटा, हारा वही, हमेशा याद रखना, हारा वही जिसने मान लिया और जीता वही जिसने ठान लिया। हमेशा याद रखना, अगर आप मान चुके हो तो आप हार चुके हो, और अगर आप ठान चुके हो तो आप जीत चुके हो। याद रखिएगा। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि कोट्राइमोक्साजोल, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल एक प्रकार का क्या है? सल्फा ड्रग है। क्या है बच्चों? सल्फा ड्रग है। याद आया कुछ? क्या है? सल्फा ड्रग है। और सल्फा ड्रग के अंदर मैंने बताया कोट्राइमोक्साजोल में 2 कंपोनेंट होता है। फटाफट से अपडेट कर लें खुद को, माइंड के तार तार खोल दें और आंसर दे दें। कोट्राइमोक्साजोल के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए।
बिल्कुल। तो यहाँ पर कॉट्रामोजोल सल्फा ड्रग्स के अंदर काउंटेबल होता है। 2 प्रकार के ड्रग होते हैं, याद रखना है, ट्राइमीथोप्रिन, ट्राइमीथोप्रिन, और दूसरे नंबर पे सल्फामिथोक्साजोल। बेटा कई बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, सल्फामिथोक्साजोल। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर बोलेंगे, राजस्थान के अंदर फिर दवाई मिल रही है, उस कंडीशन बता रहा हूं, वहां पर बोलेंगे साहब यूरिन के अंदर जलन हो रही है, तो वो एक आपको पता देगा, इसके पीछे लिखा होगा कॉट्रामोक्साजोल, उसके अंदर कंटेंट लिखा होगा ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल। याद करने का सर याद नहीं होता, तो एक काम करो, नेट के ऊपर गूगल करो कॉट्रामोक्साजोल, उसका इमेज देखो, इमेज को देखोगे अपने आप वो इमेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। कभी कभी कोई चीजें होती है जो कि इमेज देख करके याद हो जाती है, तो यहां पर याद रखना है ट्राइमिथोप्रिन और सल्फामिथोक्साजोल, दिस आर कंपोनेंट ऑफ द कॉट्रामोक्साजोल। कॉट्रामोक्साजोल इज द सल्फा ड्रग्स, एंड सल्फा ड्रग्स के अंदर प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इनकरेज फ्लूइड इनटेक। प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, इनकरेज फ्लूइड इनटेक, पानी ज्यादा पिलाना है, बिकॉज सल्फा ड्रग्स के यूज के कारण से पेशेंट के अंदर क्रिस्टल यूरिया होता है। क्या क्रिस्टल यूरिया होता है, क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे तो आगे के फ्यूचर में स्टोन बनेगा, स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए अभी से पानी पिलाना शुरू कर दो। और कॉट्रामोक्साजोल का साइड इफेक्ट या सल्फर ड्रग्स का साइड इफेक्ट बोले तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। क्या, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, याद रखिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके अंदर दवाई को लेने के बाद पेशेंट के अंदर अगर धूप में निकल जाओ तो एक प्रकार की सीवियर इचिंग कंडीशन होती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन इज द करेक्ट आंसर। बाकी के आप लोग को पता होने चाहिए, क्लोरामफेनिकोल, कॉट्रामोक्साजोल, अमोक्सिसिलिन में कई बार डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन पूछा गया इन डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड से संबंधित क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर देंगे, एक बार में आंसर देंगे। एमनियोटिक फ्लूइड के कलर्स आप लोगों को याद रहने चाहिए कि गोल्डन कलर का है तो क्या कलेश होगा, अगर ग्रीन कलर का है तो क्या कलेश होगा, ब्राउन कलर का है तो क्या कलेश होगा, जितने भी कलेश हैं सारे याद रखने हैं। समझ रहे हैं बात को, तो फटाफट से आंसर को पुट कर दीजिएगा क्लास के अंदर। इन डायग्नोस्टिक स्टडी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, और करेक्ट आंसर दिया भी होगा मेरे प्यारे बच्चों ने। अगर हम बात करने की कोशिश करें, एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन कलर का है तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करेगा, ऑफ योर न्यूज़वेल। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करेगा फीटल डिस्ट्रेस में मिकोनियन, जो ग्रीन कलर का स्टूल पास आउट होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी करेक्ट आंसर होगा। अब सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, ए कफ दैट इज टू नैरो विल प्रोवाइड व्हाट इज द टाइप ऑफ रीडिंग फॉर द पेशेंट ऑफ बीपी। किसी पेशेंट का ब्लडर कफ से आप लोग बीपी ले रहे हैं, ब्लडर कफ बांधा, बांधा नहीं बांधा, तो बोलेंगे सर बांधा। अब आप बीपी ले रहे हैं, बिल्कुल लेते समय जीरो एरर को याद रखना, 200 mmg तक इन्फ्लेट करना और 2.35 mmHg पर सेकंड के हिसाब से डिफ्लेट करना। फर्स्ट जो हार्ड क्लिक साउंड सुनाई देगी उसे सिस्टोलिक को काउंट कर लेना, और उसके बाद में जो फोर्थ जो लो पिच साउंड सुनाई देगी उसको डायस्टोलिक को काउंट कर लेना। और संग में सबसे पहले एक बात को याद करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन में जैसे हुई थी कि पेशेंट को हाथ को कहां पे रखना है, एट द लेवल ऑफ हार्ट रखना। प्रॉपर साइज का आप लोगों को बीपी कफ पहनाना है। अगर बीपी कफ टू वाइड हुआ, बीपी कफ टू वाइड हुआ तो प्रेशर नहीं दे पाएगा, और प्रेशर नहीं दे पाएगा तो प्रेशर पूरा तरीके से नहीं आ पाएगा। तो याद रखना हमेशा, अगर बीपी कफ टू वाइड होता है, टू वाइड होगा तो फॉल्स रीडिंग आएगी, पर फॉल्स कौन सी आएगी, फॉल्स कौन सी आएगी, लो आएगी। फॉल्स कौन सी आएगी, लो आएगी। अगर बीपी कफ टू टाइट है या टू नैरो है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा नैरो है, एकदम से बंधा हुआ है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो पहले तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स के संग में हाई आएगा, हाई रीडिंग आएगी। समझ में आई बात। और अगर बात करने की कोशिश करें, ऐसे पूछ ले कि पांव का ब्लडर कप आप लोगों ने हाथ में बांध दिया, अब आपको पता है यार वो डेफिनेटली वो ढीला होगा, ढीला होगा मतलब वाइड होगा, वाइड होगा मतलब ढीला होगा। तो यहां पर कौन सी प्रॉपरली आर्टरी पे प्रेशर लग नहीं पाएगा, तो लो रीडिंग आएगी, फॉल्स आएगी। अगर आप लोगों से पूछे कि अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को नीचे रखेंगे ऊपर रखेंगे, वो भी बता दीजिए सर। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो आपका ब्लडर कफ होता है, ब्लडर कफ होता है, उसको बांधने के बाद में एट द लेवल ऑफ हार्ट रखते हैं। अगर आपने अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को ऐसे लटका करके रख रखा और घूम रहे हैं और बोल रहे साहब बीपी नाप ले, घूम रहे हैं और बोल रहे साहब बीपी नाप ले, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाँव में जो आपके हाथ में
ब्लड सप्लाई बढ़ेगी लटकाने के कारण से, ब्लड ज्यादा जाएगा तो आर्टरी पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो अगर आप लोगों ने बिलो द लेवल ऑफ हार्ट रख रखा है, हाथ को कहाँ रख रखा है, बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, बिलो द लेवल ऑफ हार्ट रख रखा है, अगर हार्ट के नीचे रख रखा है, लटका के रख रखा है, तो फॉल्स रीडिंग तो आनी है, फॉल्स रीडिंग तो आनी है, संग में हाई भी आनी है, फॉल्स के संग में हाई आनी है क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर बात करें अबव द लेवल ऑफ हार्ट, यूं कर रखा है, बोला एक्सरसाइज कर रहा है, बोला आप बीपी नाप, समझ रहे हैं बात को, तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ रख रखा है, तो क्या कंडीशन होगी, अब ब्लड सप्लाई तो यार उसमें से निकल जाएगी ग्रेविटी के कारण से। तो अबव द लेवल ऑफ हार्ट में क्या कलेश होगा, अबव द लेवल ऑफ हार्ट में क्या कलेश होगा साहब, कलेश ये होगा साहब, उसको बोलोगे साहब कि साहब इसके अंदर फॉल्स आएगी, फॉल्स के संग में लो आएगी क्योंकि ब्लड तो रिटर्निंग हो गया, तो बोलेंगे साहब ये कलेश ना फैला, इसलिए एक काम कर, इसको तू यहीं पर पकड़ करके रख, मैं 2 मिनट में बीपी करके और फ्री करता हूं तेरे को। तो ये कंसेप्ट आप लोग को याद होने चाहिए। यहाँ पर टू नैरो पूछ रहा था, टू शॉर्ट पूछ रहा था, टू कंस्ट्रिक्ट पूछ रहा था, तो आपको पता होना चाहिए फॉल्स आएगी, पहली बात तो फॉल्स आएगी, ट्रू तो आएगी नहीं, ये जो हटा है ये हटा है, फॉल्स आएगी और लो आएगी, हाई आएगी, हाई आएगी साहब, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी ने सही दिया, और उम्मीद करूंगा अब आप लोगों से कि आप लोगों का जो भी कंसेप्ट है बहुत क्लियर होते जा रहे होंगे, कॉन्फिडेंस बनाए रखा होगा, कंसिस्टेंसी बना करके रखी होगी। और इसी के साथ जरूरी सूचना, होली के पावन पर्व पे उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए 21 से 28 मार्च तक लेकर के आया है सभी प्रकार के नर्सिंग के कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% डिस्काउंट। बेटा जो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये आप लोगों को एक ऐड लगता होगा, लेकिन उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी है जिनके पास में शॉर्टेज ऑफ मनी है और वो लोग वेट करते हैं कि कब कोई फेस्टिवल आएगा, कब उत्कर्ष पे ऑफर निकलेगा और कब मैं उसको खरीदूंगा और मैं उसको पढ़ना शुरू करूंगा। मैंने जिंदगी के अंदर जब फाउंडर्स खरीदी थी तो उस समय बहुत महंगी बुक थी वो, मैंने सोचा था इस बुक को जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूं उसका एक ही कारण रखूंगा कि मैं इसको पूरी तरीके से पढ़ूंगा। और विश्वास करिएगा मैंने तकरीबन 3000 टाइम बाद वो बुक पढ़ी है और तब जाकर के मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने लायक हुआ हूं। तो आप जो भी चीज खरीद रहे हैं अपने पढ़ाई से संबंधित, माँ बाप का कोई भी पैसा खर्च कर रहे हैं, वो फिजूल खर्ची नहीं है, उसका प्रॉपर यूज करना है कि आपको पूरी तरीके से उस चीज में जो पैसा लगा है उस चीज को पूरी तरीके से कंफर्म करना। अगर आपको लगता है फाउंडर्स अच्छी है तो खरीदो, अगर आपको लगता है उत्कर्ष बेस्ट है तो खरीदो, समझ रहे बात को। और संग में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में भी मिल रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच चल रहा है वो आपको अवेलेबल है 2000 रुपीज के अंदर। नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो इज अवेलेबल फॉर द 3500 रुपीज के अंदर। DSSB नर्सिंग ऑफिसर बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2500 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर बैच 5500 रुपीज के अंतर्गत अवेलेबल है। अब अगर बात करें नॉर्सेट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 1000 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। नॉर्सेट महापैक 6000 रुपीज के अंतर्गत अवेलेबल है। अब बात करें नर्सिंग एंड राजस्थान CHO महापैक 4000 रुपीज के अंतर्गत अवेलेबल है। तो जो चाहिए वो मिलेगा। उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए अपने सपनों को साकार करने के लिए, चाहे तो वो केंद्र सरकार के अंदर हो, चाहे तो वो राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश या फिर स्टेट गवर्नमेंट सरकार के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना हो। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम है, दोबारा से मुलाकात करेंगे कुछ जोश जुनून और जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ में जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा, कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।